हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने बिजनेस लॉ या व्यापारिक संनियम में पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता या कंट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं अनुबंध करने की क्षमता से क्या हमारा अभिप्राय है, क्या आशय है। अनुबंध करने की क्षमता से तात्पर्य पक्षकारों के अनुबंध करने की वैधानिक क्षमता से है, या दूसरे शब्दों में ये कह दे, अनुबंध करने की क्षमता से हमारा तात्पर्य पक्षकारों द्वारा वैधानिक रूप से बंधनकारी, उसको बाउंड करने वाला अनुबंध करने की क्षमता से है। स्टूडेंट्स, अंडर सेक्शन 10 में ये कहा गया है कि वे सभी ठहराव परिवर्तित करवाए जा सकते हैं जो अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए हों। इसी प्रकार अंडर सेक्शन 11 में ये कहा गया है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो संबंधित राजनियम कानून जो उन पर लागू होता है के अनुसार वयस्क आयु का है और स्वस्थ मस्तिष्क का है, तथा वह किसी राजनियम जो उस पर लागू होता है उसके द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। या दूसरे शब्दों में ये कह दे कि कोई भी व्यक्ति जो अनुबंध करने की क्षमता रखता है उसमें 3 योग्यताओं का होना आवश्यक है। एक, वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो, अर्थात वो वयस्क होना चाहिए। दूसरा, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। थर्ड, अपने कह दे वह देश के किसी भी अन्य राजनियम या अनुबंध करने के लिए उस राजनियम के अंतर्गत उसको अयोग्य घोषित न किया गया हो। या स्टूडेंट ये कहें कि अवयस्क व्यक्ति, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति या वो व्यक्ति जो किसी राजनियम के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है वह अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता। आइए स्टूडेंट्स, माइनर या अवयस्क को समझते हैं। अवयस्क व्यक्ति से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो देश में से संबंधित किसी अधिनियम के अंतर्गत वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है, और अनुबंध करने के उद्देश्य से भारतीय वयस्कता अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है और वो अनुबंध करने के उद्देश्यों के लिए वयस्क माना जाएगा। और यदि अवयस्क व्यक्ति को संरक्षण मिला हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो वयस्कता की आयु है वो 21 वर्ष पूरी कर लेगा, अर्थात उसे अदालत के द्वारा या कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा उसे अपनी देखरेख के लिए, संपत्ति की देखरेख के लिए कोई व्यक्ति नियुक्त किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसे 21 ईयर्स में पूरा होने पर वयस्क माना जाएगा। आइए स्टूडेंट, इसके साथ साथ जो अवयस्क व्यक्ति है इसके द्वारा जो ठहराव है इसके क्या रूल्स हैं और नेचर है, इस पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। या माइनर्स एग्रीमेंट, इसके रूल्स एंड नेचर। तो इसमें अवयस्क के ठहराव की प्रकृति के संबंध में कई प्रकार के नियम हैं। इसमें पहला जो है वो ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है, अर्थात एब्सोल्युटली वाइड होता है। एक वयस्क के साथ किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है। उसके साथ ही यह किया गया ठहराव व्यर्थनीय नहीं माना जाएगा, अर्थात ऐसा ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होगा। अनुबंध के इस अधिनियम में अनुबंध में अवयस्क की क्षमता नहीं है, इस प्रकार वर्णित किया गया है। लेकिन इसमें हमें जो सबसे अधिक प्रसिद्ध केस है मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष, इसको भी समझना आवश्यक है, जो अवयस्क के साथ ठहराव में प्रारंभ से ही व्यर्थ को बताता है। देखिए क्या है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आइए इसे समझते हैं। तो धर्मदास एक अवयस्क व्यक्ति था। उसने अपनी संपत्ति को प्रतिवादी जो था वो ब्रह्मोदत्त, मोहरी बीबी के पति थे, के पास बंधक रखकर ब्याज पर 20,000 रुपये का ऋण लेने का ठहराव किया। बंधककर्ता जो धर्मदास था, बंधककर्ता मीन्स धर्मदास जो अवयस्क था जिसने प्राप्त किया है, उसने लगभग 10,500 रुपये तो नगद प्राप्त कर लिए, और जो बंधक ग्राही था अर्थात जिसको हम कह रहे हैं ब्रह्मदत्त, उसने क्या किया, एक वकील कर लिया, और वकील ने बंधक की कार्रवाई करते हुए यह ज्ञात किया कि जो धर्मोदास है जिसको पैसे दिए गए हैं, जिसने 10,500 रुपये नगद प्राप्त कर लिए थे संपत्ति को गिरवी रखते हुए, वो अवयस्क है। तो वकील ने क्या किया, उस वादी या अपने कहते हैं जो बंधन करता है जिसने वो संपत्ति गिरवी रखी है, उससे एक लेख पत्र पर लिखवा लिया कि वह वयस्क हो चुका है, और इस घोषणा के बाद बाकी रुपए उसको दे दिए। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जो
वादी धर्मदास था, अर्थात जिसको अपने अवयस्क मान रहे, उसने स्वयं ही प्रतिवाद लगा दिया ब्रह्मदत्त के विरुद्ध, जिससे पैसे प्राप्त किए थे उसने, कि न्यायालय में प्रस्ताव लगा दिया कि इस अनुबंध को व्यर्थ घोषित किया जाए और संपत्ति पर बंधक का उसका जो दायित्व है उसको रद्द किया जाए, किसका, ब्रह्मदत्त का। तो प्रतिवादी ने अपने बचाव में कहा कि वादी की प्रार्थना को तब तक स्वीकार नहीं किया जाए जब तक उसके द्वारा लिया हुआ धन वापस न दे दिया जाए। किंतु कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वादी जो धर्मदास था, अवयस्क था, के पक्ष में निर्णय दिया और धन लौटाने के दायित्व से उसको मुक्त कर दिया। इस केस में आगे अपील की गई और इसी बीच क्या हुआ, जो ब्रह्मोदत्त था उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी जो पत्नी थी मोहरी बीबी, उसने इस केस को आगे कोर्ट में लड़ा, इसके लिए फाइट की और धर्मोदास की जो बीबी थी उसके नाम से ही इस केस को फिर जाना गया कि मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष। और उसके जो अपील की गई थी उसमें भी यही फैसला हुआ कि जो मोहरी बीबी है वो उधार दी गई राशि को प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखती, क्योंकि अवयस्क के साथ किया हुआ अनुबंध प्रारंभ से ही व्यर्थ है, अर्थात वो वाइड था। तो स्टूडेंट, ये था धर्मदास घोष वर्सेस मोहरी बीबी या मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष केस, जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्टूडेंट, यहां यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अवयस्क उस अनुबंध को परिवर्तित करवा सकता है जिसमें उसका हितधारी है, और किंतु यहां उसे यह अधिकार तभी मिलता है जब उसने ठहराव के अंतर्गत अपने वचन का पालन कर दिया हो। अवयस्क व्यस्क होने के बाद उसे अपने ठहराव की पुष्टिकरण नहीं करवा सकता, क्योंकि व्यर्थ ठहराव का पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता। अव्यस्क सदैव ही अव्यस्कता की दलील देकर अपने दायित्व से बच सकता है, क्योंकि अव्यस्क के विरुद्ध प्रदर्शन का सिद्धांत लागू नहीं होता। अव्यस्क यहाँ तक कि अनुबंध करने के में असक्षम सभी व्यक्ति अपनी और अपने पर आश्रित व्यक्तियों के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता। यहाँ स्टूडेंट्स, हमें स्वस्थ और अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के अनुबंध और ठहराव के संबंध में भी स्थिति को समझना होगा। अनुबंध करने के उद्देश्य से यदि किसी व्यक्ति का स्वस्थ मस्तिष्क का तब कहा जाएगा जब उसमें अनुबंध करने की क्षमता या अनुबंध को समझने की क्षमता हो और वह उस अनुबंध के हित पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में कोई विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है, तो वो स्वस्थ मस्तिष्क का माना जाएगा। मस्तिष्क की स्वस्थता की आवश्यकता केवल अनुबंध के समय ही होती है। या इसमें अपने ये कह दें कि यदि सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का कोई व्यक्ति अस्वस्थ रहता है और कभी कभी उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, उस समय वो अनुबंध करता है, तो ऐसी स्थिति में उस अनुबंध को लागू या प्रवर्तित करवाया जा सकता है। अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति जो पूर्णतः अस्वस्थ है वो पूर्णतः व्यर्थ, उसके द्वारा किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है। और लेकिन यदि उसके हित वाले ठहराव जिसमें उसका हित है वो चाहे तो उसको परिवर्तित करवा सकता है। स्टूडेंट, इसके साथ साथ हमें राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित किए गए व्यक्तियों के बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं कि पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, इसमें क्या है, जैसे कोई विदेशी शत्रु है या विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति है, जैसे राष्ट्रपति कह दें, प्रधानमंत्री कह दें या मंत्री कह दें, राजदूत कह दें, कोई कूटनीतिक अधिकारी कह दें। कृत्रिम व्यक्ति या कुछ कृत्रिम व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें प्रकृति द्वारा जन्म नहीं दिया जाता बल्कि विधान द्वारा निर्मित होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में जैसे मैंने बताया था कंपनीज आ जाती हैं या स्थानीय निकाय आ जाते हैं, निगम आ जाते हैं आदि सम्मिलित होते हैं। या अपराधी है, अपराधी से ऐसे व्यक्ति से जो न्यायालय द्वारा कारावास या मृत्यु की सजा जिसे सुनाई गई है या कोई अन्य प्रकार का दंड दिया गया है, तो वो अपने कारावास काल में कोई अनुबंध नहीं कर सकता और सजा प्राप्ति के पश्चात वो अनुबंध कर सकता है। इसी प्रकार दिवालिया व्यक्ति के संबंध में दिवालिया व्यक्ति द्वारा किया गया ठहराव व्यर्थ होता है, क्योंकि वो दिवालिया घोषित होने के साथ साथ उसमें अपनी संपत्ति के संबंध में अनुबंध करने की क्षमता प्राय समाप्त हो जाती है। दिवालिया घोषित होने पर उसकी संपूर्ण संपत्ति राजकीय या ऑफिशियल जो रिसीवर होता है उसके अधिकार में आ जाती है। तो स्टूडेंट, ये था पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता या कंट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। धन्यवाद।